अस्सलाम वालेकुम बेटा। हम प्रॉब्ली ये लास्ट वीडियो करेंगे। मैंने कोशिश की है कि इतने क्वेश्चंस किए जाएं प्रैक्टिस के जिससे आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ में आ जाए। बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो आप खुद कीजिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो इसके अंदर। किसी भी टॉपिक को करने से जब आप समझ लें उस टॉपिक को, कुछ क्वेश्चंस वीडियोस में भी देख लें, तो फिर कोशिश किया करेंगे खुद करें बगैर मार्किंग स्कीम देखे या बगैर वीडियोस को देखे, ताकि आपकी अपनी एक एबिलिटी डेवलप हो। आई होप आप ऐसा कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर मई जून 13 P13 क्वेश्चन नंबर 9, ये आप अपने पास खोल लें, इसको पढ़ लें। वो कह रहे हैं इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन द सम ऑफ n टर्म्स। आपने कई सवाल ऐसे कर लिए हैं। आई होप अब आपको इस सवाल को, यूजुअली पहले पार्ट्स इजी होते हैं और आप नोटिस करें यूजुअली ये मिड क्वेश्चन होता है पेपर का। तो मई जून अच्छा जी। और वो कह रहा है कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालें। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालें। पार्ट है ये, ए पार्ट है, ठीक है। n इज इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस 8n। आपको ये सम है ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स। आपको पता है अब तक आप ये करते हुए आए कि चूंकि ये सम का फॉर्मूला है तो इसमें आप अगर S1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस, अच्छा वहाँ एग्जाम में अगेन ये बात मैं बार बार करता हूँ, ये स्टेप दिखाने की जरूरत नहीं है। ये लिखे फिर अब टाइम जाया करें, आप डायरेक्ट लिखिए 1 का स्क्वायर 1 2 8 1 8, ये 10 आ गया। फर्स्ट टर्म का सम 10 आ गया और यही आपकी फर्स्ट टर्म हो गई, क्योंकि फर्स्ट टर्म का सम मतलब पहली टर्म। S2 अगर आप रखेंगे, इस जैसे कई दो एक सवाल शायद हमने पहले भी वीडियोस में किए हैं, तो 2 का स्क्वायर 4 4 2 8 प्लस 8 2 16, ये बन गया 24। 2 का स्क्वायर 4 4 2 8 8 2 16 16 8 24। ये दो टर्म्स का सम है, यानी A1 प्लस A2। ये स्टेप भी आप दिखाएं तो आपकी मर्जी है, वरना आप डायरेक्ट इसमें से A1 माइनस कर दें तो A2 आ जाएगा। तो A2 विल बी, A1 वहां जाके माइनस होगा और A1 10 है, 24 माइनस 10 इज 14। अब आपके पास सीक्वेंस देखें, A1 आ चुका है जो कि आपसे उसने फर्स्ट टर्म मांगी थी, ये तो यहीं पे कंप्लीट हो गया पहला पार्ट। और दूसरे में वो D मांग रहा है, तो आपके पास सीक्वेंस है 10 and 14। तो आप यहां से देख सकते हैं D इज 4। ये आपका ये वाला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। बहुत आसान सा पार्ट, और आपको इसके कितने मार्क दे रहा है? 3 मार्क्स इसके दिए। बाद ये क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किया बी पार्ट के लिए। सारे पार्ट्स हमने करने होते हैं। अब इसमें बी पार्ट में वो कह रहा है द फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस आर 64 एंड 48। ये एक जीपी है, उसकी फर्स्ट टू टर्म्स है। The first two terms of a geometric progression are 64 and 48. The first three terms of the geometric progression, yani first three terms of the geometric progression are also the first, 9th and the nth term of the AP। एक और अर्थमेटिक सीक्वेंस है, उसकी इसके बराबर है। वो कह रहा है n की वैल्यू निकालिए, फाइंड n। सवाल को समझते हैं? ये 5 मार्क का पार्ट है, दिस इज अ 5 मार्क पार्ट, बी पार्ट है। यानी एक ज्योमेट्रिक, इसी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की बात हो रही है। इसकी फर्स्ट टू टर्म्स जो है वो 64 और 48 हैं, और जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं इसी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की, A1 A2 A3, वो है फर्स्ट टर्म ऑफ द अर्थमेटिक, 9th टर्म ऑफ द अर्थमेटिक, यानी सेकंड टर्म जीपी की और 9th टर्म एपी की इक्वल है फर्स्ट टर्म। और जो थर्ड टर्म है जीपी की वो nth टर्म है ऑफ एपी। बताइए n की वैल्यू क्या है? इस तरह के भी सवाल आपने अटेम्प्ट किए हुए हैं, यू हैव ऑलरेडी अटेम्प्टेड दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन एज वेल। सजेशन मेरा हमेशा यही होता है कि आप वीडियो को पॉज करके पहले से खुद अटेम्प्ट करें और फिर आप वीडियो को ऑन करके रिज्यूम करके दोबारा देख सकते हैं कि क्या किया गया। फर्स्ट टर्म ऑलरेडी हमें पता है 64 है, आर हम निकाल सकते हैं। तो आर क्या आ जाएगा? सबसे पहले 48 अपॉन 64, कैलकुलेटर यूज कर लें। 16 3 64।
हम लोगों को टेबल्स याद होते थे जब हम छोटे थे, तो हम टेबल्स हमें याद कराए गए थे, तो आई नो 63 is 48, 64, बट यू कैन यूज कैलकुलेटर फॉर दिस। जब 3 आ गया और आपको पता है कि अगर एक ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, तो अगर आप r से मल्टीप्लाई करते जाएं तो अगली टर्म्स आती जाती है। तो 48 इंटू 3/4 कर ले, कैलकुलेटर से कर ले, या 4 1s 4 2s एंड 12 3s 36। ये देखें 3 टर्म्स आ गई आपके पास जीपी की। ये मैं इरेज कर देता हूँ जस्ट टू मेक द पॉइंट, जस्ट टू मेक द पॉइंट क्लियर। ये मैंने इसलिए किया था। अब यही 3 टर्म्स, यानी जो अर्थमेटिक सीक्वेंस है उसकी फर्स्ट टर्म तो हो गई 64, नाइन्थ टर्म जो है वो हो गई 48, क्योंकि ये 3 टर्म्स हैं इसकी, 64 48, और थर्ड हमने अभी निकाली 30 यानी 36। ये हमने निकाल ली है। यहाँ नहीं लिखता क्योंकि ये गिवन नहीं थी शुरू में, ये हमें बाद 36 ही हो गई। तो फर्स्ट टर्म दोनों की सेम है, यानी एपी की और जीपी की, तो ये 64 हो गई एपी की। नाइन्थ टर्म को हम कैसे लिखते हैं, ए प्लस 8d। तो नाइन्थ टर्म ऑफ द एपी जो है वो सेकंड टर्म ऑफ द जीपी के बराबर है, और सेकंड टर्म ऑफ द जीपी कितनी है, 48। तो 48 ए सेम है 64, यहां से हमारे पास अर्थमेटिक का डी आ जाएगा। देखें तो 48 माइनस 64 कैलकुलेटर में देख लें, 16 है 8d, d इज इक्वल टू -2। सवाल सिंप्लीफाई होता जा रहा है हमारे पास। अब देखें जो थर्ड टर्म है वो nth टर्म के बराबर है, और nth टर्म एपी में क्या होती है, a प्लस एन माइनस, याद रहे फॉर्मूला लिस्ट में ये यूएन लिखा जाता है, याद करा देता हूं आपको, बार एक ही बात है यूएन एन। अब nth टर्म में वो n पूछ रहा है। अच्छा nth टर्म जो है वो थर्ड टर्म है, और थर्ड टर्म क्या है 36, यानी यहां मैं लिख देता हूं 36। a क्या है, a वही है 64, n मुझे चाहिए, और d कितना है अभी हमने निकाला -2। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। यू सबट्रैक्ट 36 माइनस 64, ये देख लीजिए 14 माइनस 6 इज 8 एंड 5 माइनस 3 इज 2, माइनस का तो n माइनस 1, ये 2 डिवाइड हो जाएगा, ये 64 माइनस -2 डिवाइड हो गया, तो दिस माइनस गोज आउट, 2 14s, n आ गया आपके पास 15। यही आपका आंसर होना चाहिए। मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि न्यूमेरिकल जो मिस्टेक्स हैं वो आप खुद चेक करेंगे एग्जाम के अंदर। मतलब आपको नजर आता है कहीं प्लस को माइनस कर दिया या माइनस को प्लस कर दिया, उससे कुछ आंसर में फर्क आ गया। कोशिश तो करते हैं हम अपनी तरफ से कि गलतियां ना हो, लेकिन अगर ऐसी कोई गलती आपको महसूस हो तो वो आप बता दीजिए, उसको हम करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा एक क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मई जून 12 P11 क्वेश्चन 7। इसको आप पढ़ रहे होंगे। वो कह रहा है कि द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट 2 टर्म्स है 1, cos स्क्वायर x, ये एपी है, और वो कह रहा है शो दैट द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स का जो सम है वो आपने इस फॉर्म में लिखना है, शो करना है, शो दैट है ये, यू हैव टू शो दैट। बस वो मैं पूरा डेटा पूरी नहीं लिख रहा। वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स टू बी फाउंड, 3 मार्क का है। तो सम का फॉर्मूला आपके पास है, अब तक आपको याद हो गया होगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये सम का फॉर्मूला है, आपको पता है। इसमें आपको a, d और n चाहिए। चूंकि 10 है तो n तो 10 हो गया मेरे पास, और मुझे चाहिए a भी है मेरे पास। व्हाट आई एम लुकिंग फॉर इज d। तो d क्या हो जाएगा, d इज सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये d आ गया। आप यहां पुट कर दीजिए, s10 is equal to 10/2, 2a, 2 into 1, n-1 is 10-1। नो नीड टू शो कि आप ये स्टेप शो कर रहे हो 10-1 और अगले में इसको 9 कर रहे हो। प्लीज डू नॉट वेस्ट ऑन दीज यूजलेस स्टेप्स। 9 और d है cos स्क्वायर x -1 ब्रैकेट, एंड दिस इज 2 5s, ये आ जाएगा 5 2 प्लस 9 cos स्क्वायर x -9। खुद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 9 देखिए अब अगेन
9 5 is 45 cos square x, 2 minus 9 is minus 7, 7 5 is 35. फिर देख लें 9 5 is 45, 2 minus 9 is minus 7, minus 10 5. अगेन हमें साइन की फॉर्म मिलाना है, a माइनस बी साइन स्क्वायर एक्स। तो हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर में ओपन कर देंगे, ट्रिग्नोमेट्री का आपको फॉर्मूला पता है, एंड देन यू जस्ट हैव टू सिंप्लीफाई इट। देखिए 45 इंटू माइनस 9 हो जाएगा, 45 माइनस 35 इज 10 माइनस 45 साइन स्क्वायर एक्स। यही आपका फॉर्मूला होना, सम होना चाहिए, ये हमें शो करना था। ए हो गया आपके पास 10 और बी हो गया प्लस 45, मतलब माइनस बी माइनस 45 के अगर आपने वहां लिखना है तो आप ऑब्वियसली लिखेंगे ए 10 है और बी 45 है, नॉट माइनस 45। हाँ, अगर यहाँ प्लस होता देन बी वुड हैव बीन प्लस, बी वुड हैव बीन इक्वल टू माइनस 45, देन बी वुड हैव बीन माइनस 45। आई होप ये पार्ट क्लियर हो गया। हम चलते हैं इसके, ये ए पार्ट था, हम इसके बी पार्ट की तरफ चलते हैं। आइए जी, इसका बी पार्ट है बेटा हमारे पास, वो कह रहा है द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आर 1 and 1/3 tan square theta, 1/3 tan square theta respectively. The theta is between 0 to half pi. ये डोमेन की अब आपको आदत हो गई है, या आप ऐसे करते हैं। ठीक है, नाउ वो कह रहा है कि फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा फॉर विच द प्रोग्रेशन इज कन्वर्जेंट। The first two terms of the geometric progression are 1, 1/3 tan square theta, where theta is between 0 and half pi. Find the set of values of theta for which the sequence is convergent. Sequence convergent का क्या मतलब है कि sequence infinite geometric series है। Infinite geometric series को आप convergent sequence भी कहते हैं। अच्छा, क्योंकि ज्योमेट्रिक होती है कन्वर्जन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक, तो पहले तो आप आर निकाल लें। तो आर आपको पता है दिस डिवाइड बाय दिस, दिस इज आर। अब क्या करें, इसमें आपको सम तो निकालना नहीं है इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का, कि आप ये फॉर्मूला लगा दें a अपॉन 1 माइनस आर, यू डोंट हैव टू फाइंड द सम। अब यहाँ वो कॉन्सेप्ट आता है जो आपको मैंने कॉन्सेप्ट की जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें बताया था कि जो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है वो होती तब है जब मैग्नीट्यूड ऑफ आर जो है वो लेस देन 1 होता है, जिसको हम यूं भी लिखते हैं, ये देखें। तो अगर मैं आर की जगह ये वैल्यू डाल दूं 1/3 tan स्क्वायर थीटा, अच्छा अगर मैं -1 डाल दूं तो ये देखें इनइक्वालिटीज को कैसे सॉल्व करते हैं कि पहले आप इसे सॉल्व कर लें, दिस गाय इज ग्रेटर देन -1 एंड देन दिस गाय इज लेस देन, और फिर थीटा निकाल लें। इनइक्वालिटीज इस तरह से, जब ये दो आपको इस तरह की एक्सप्रेशन दी हुई हो कि दो उसमें ये साइन है, लेकिन जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो सॉल्व ही नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर को जब आप ये 3 वहां जाएगा, फिर आप स्क्वायर अंडर रूट लेंगे तो माइनस का अंडर रूट तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ 0 लगा देंगे इंस्टेड ऑफ -1। अब ये 3, क्योंकि -1 के ऊपर ये वैल्यूज डिफाइन ही नहीं है, इसलिए हम यहाँ 0 ले लेंगे, 3 0 हो जाएगा। और जब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो चूंकि ये स्क्वायर वहां जाके अंडर रूट होगा तो 0 ही रहेगा थीटा, इससे तो ये थीटा 0 आ गया आपके पास। एंड फाइनली दूसरा जो है, अब आप ये वाला लीजिए, जगह कम है हमारे पास तो हम क्या करेंगे, 1/3 tan स्क्वायर थीटा इज लेस देन 1। अब ये वाली साइड ले रहे हैं तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इज लेस देन रूट लेस देन 3, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो आप ये आ जाएगा +3। देखें माइनस में इसलिए नहीं ले रहा हूं √3 का कि टेंजेंट जो माइनस है उसको सॉल्व करने के लिए टेंजेंट माइनस होता है सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो हमें सेकंड और फोर्थ में जाने की इजाजत ही नहीं है क्योंकि हमारा थीटा सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट तक है, तो आप इसकी सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ले लें। ठीक है, तो टेंजेंट √3 कहाँ होता है, या आप कैलकुलेटर में यानी इसको इज इक्वल टू √3 रखकर अगर आप सिंप्लीफाई करें, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू √3, तो थीटा आपके पास π/3 आ जाएगा।
तो आप सिंपली यहाँ पे लिख दीजिए π/3। तो आपकी रेंज क्या बन गई कि थीटा 0 से बड़ा हो और π/3 से छोटा हो। यही आपका आंसर। अच्छा, यहाँ पर चूंकि ये स्क्वायर था तो हमने -1 को 0 रख लिया। अगर यहाँ स्क्वायर ना होता, सिंपल टेंजेंट होता, देन वी वुड हैव टेकन इट टेंजेंट थीटा -3 आ जाता। तो टेंजेंट थीटा -3 सॉल्व हो सकता है, और वो फिर आप क्वाड्रेंट्स को देखकर ट्रिग्नोमेट्री की वीडियोस में आपको पता होगा कि टेंजेंट थीटा -3 आप कैसे सॉल्व करेंगे। यानी मैंने इक्वल रख रहा हूं, और इक्वल रखने के बाद मैं उन एंगल्स को सॉल्व कर रहा हूं। आई होप आपको बात क्लियर है। ये अगर आप इक्वल रख के सॉल्व करें तो टेंजेंट थीटा 0 आ जाएगा। तो चूंकि ग्रेटर देन का सिंबल है तो हम उसे ग्रेटर देन 0 ले लेंगे। आई होप ये पॉइंट भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। इसमें एक पार्ट और है, वो मैं ये बोर्ड रेस करूं तो आपको एक्सप्लेन करता हूं। आइए उस पार्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा बेटा, ये बी का 1 था, हम बी का 2 करने जा रहे हैं। राइट, बी के 2 में वो कह रहा है इजी है, वो आप खुद फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द सम टू इंफिनिटी व्हेन थीटा इक्वल्स टू π/6। जब थीटा π/6 है तो एग्जैक्ट सम टू इंफिनिटी निकालें। तो मैंने रेस कर देखें, फर्स्ट टर्म है 1 और सेकंड टर्म है tan स्क्वायर π/6। tan स्क्वायर π/6 कैसे सॉल्व करेंगे? तो 1/3 भी है। तो आप क्या करेंगे, बल्कि हमें डायरेक्ट ही हम आर ही निकालते हैं ना, आर ही निकाल लेते हैं। ये आर ही है हमारा। तो tan स्क्वायर π/6 आप कैलकुलेटर में देखें तो tan π/6 इज tan 30। तो आप कैलकुलेटर में देख लें, मैं खुद वैसे याद कर रहा हूँ। tan 30 इज sin 1/√3। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। चेक कर लीजिए अपने कैलकुलेटर से। आर आ गया आपके पास 1/9। लेट मी चेक दिस, आई होप आई एम नॉट डूइंग इट रॉन्ग। π/6 जो है tan π/6 इज tan 30, 1/3 बनता है। रेडियन मोड में गए, शिफ्ट नहीं, tan शिफ्ट पाई डिवाइडेड बाय 6 गिव मी √3/3, और इसका स्क्वायर करके करें तो दिस इज 1/3, राइट। 1/9 आ गया आर। तो उसके बाद हमने सम टू इंफिनिटी निकालना है। 2 मार्क का पार्ट है, 1/1 माइनस 1/9, ये आ जाएगा 8/9, ये आ गया 9/8। तो ये मार्क्स आपको प्रॉब्ली आसान होते हैं, इसलिए भी दिए जाते हैं कि आप उसको अच्छे, मतलब अगर कोई पार्ट गलत हो गया है तो ये मार्क्स आपको कंफर्म मिल जाए। बहरहाल ये इजी पार्ट था, और आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ आ गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्टूबर नंबर 11 P12 क्वेश्चन नंबर 10। वैसे तो ये एक आसान सवाल है, दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन, और इसमें इसके जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे तकरीबन आप पीछे प्रैक्टिस क्वेश्चंस में करके आ चुके हैं। लेकिन इसमें एक जो पार्ट है वो है ए का थर्ड पार्ट। उसके लिए मैंने एक क्वेश्चन चूज किया है, और वो जब आएगा तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इस वीडियो में कि क्या स्पेशल बात है उसमें। लेकिन इसके ए पार्ट में वो कह रहा है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, सॉरी, एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कंटेन्स 25 टर्म्स। हम डेटा लिख रहे हैं, एंड द फर्स्ट टर्म इज -15। फाइन the sum of all the terms Sn is 525। ये दिया हुआ है। वो कह रहा है कैलकुलेट करें फर्स्ट द कॉमन डिफरेंस चाहिए आपको पहले पार्ट में। सेकंड में वो कह रहा है कि लास्ट टर्म निकालें, यानी लास्ट टर्म an निकालें या l निकालें। और थर्ड पार्ट वो कह रहा है कि सम ऑफ पॉजिटिव टर्म्स निकालें। ये पार्ट बताने के लिए मैंने ये क्वेश्चन चूज किया। मैं बताता हूं आपको कि क्या इस पार्ट में सम ऑफ ऑल द पॉजिटिव टर्म्स हमें निकालना है। ये हमें 3 पार्ट्स करने हैं। आइए इनको हम अटेम्प्ट करते हैं। देखें, आई होप आप सवाल में डेटा एक दफ़ा फिर पढ़ लेंगे। मैं भी पढ़ लेता हूं ताकि हमारा कोई मिस्टेक न्यूमेरिकल, क्योंकि पिछले 1-2 टॉपिक्स में कुछ क्वेश्चंस में 2-3 में बच्चे कह रहे थे कि कुछ मिस्टेक्स हैं। बहरहाल वो आप भी चेक कीजिए। अच्छा ही है मिस्टेक होती हैं, ताकि आप जो है वो प्रैक्टिस में देखें और आप खुद समझें कि वो मिस्टेक अच्छा तो नहीं है, लेकिन आई मीन फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस आपको पता चलता है कि ये गलती सर ने प्लस को माइनस कर दिया या 2 की जगह 3 लिख दिया। तो वो आप खुद चेक कीजिए जरूर। मैं कोशिश करता हूं कि गलतियां ना हो, लेकिन बीइंग ह्यूमन तो आप जो है वो गलतियां आप कर सकते हैं। अच्छा, इसमें वो कह रहा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कंटेन्स 25 टर्म्स। फर्स्ट टर्म -15 है,
सम ऑफ ऑल द टर्म इज 525, डी निकालना है, लास्ट टर्म निकालना है, एंड सम ऑफ ऑल द पॉजिटिव टर्म्स, सम ऑफ ऑल पॉजिटिव टर्म्स, सम ऑफ ऑल पॉजिटिव टर्म्स, सम ऑफ ऑल पॉजिटिव टर्म्स, ये करना है। आइए जी शुरू करते हैं इसको। पहले दो पार्ट तो बिल्कुल सिंपल है, आपको सम दिया हुआ है ऑल टर्म्स का, या टोटल टर्म्स 25 है, तो सम का फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2। फॉर्मूला लिस्ट में आप देख लीजिए, 2 इंटू -15 प्लस n 25 -4 d निकालेंगे। फॉर्मूला मैं आपके लिए हर क्वेश्चन में लिखता हूँ, कुछ वीडियोस में मैंने फॉर्मूला शुरू में लिख दिए, वो लिखे रहे, और अलावा जो फॉर्मूला यूज हो रहा है उसे लिख दें। ये फॉर्मूला लिस्ट में मौजूद है। इसको यहां से सिंप्लीफाई कर लें। 525 डिवाइडेड बाय 25 विल बी 21, बिल्कुल 21 है जी, इट्स 21। तो ये आ गया 21 इंटू 2, 42 आ गया, ठीक है, इंटू 2 इज 42, बिल्कुल सही, इज इक्वल टू -30 प्लस 24d। 31 जाके ऐड हो जाएगा तो 2 और 4 3 7, 24d, यहाँ से आप d निकाल लें, इट सीम्स टू बी 3। 72 डिवाइड बाय 24, आप भी प्रैक्टिस में होंगे तो आपको पता होगा d3। ये आपका पहला पार्ट हो गया, सिंपल। सेकंड पार्ट, लास्ट टर्म निकालें। अरिथमेटिक सीक्वेंस का जो लास्ट टर्म का फॉर्मूला है वो ये है, ये भी आपके पास फॉर्मूला लिस्ट में, वहां ये un की फॉर्म में होता है, आई मीन ये un लिखा होता है, एक ही बात है un या an। तो लास्ट टर्म आपने निकालनी है an। फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास, -15, n कितना है देखें, टोटल टर्म्स है 25, 25 -1 24, d अब आ चुका है आपके पास, यू जस्ट हैव टू सिंप्लीफाई इट। तो 24 3 72, 3 4 12, 1 3 2 6, तो यह आ जाएगा 12 - 5 is 7, 6 - 1 is 5, 57। ये आपके पास 57 is the last term। आई होप ये क्लियर है, अच्छी तरह इसको समझते चलते हैं जी, ठीक है। नाउ जो पार्ट आपको समझ, ये सवाल हमने चूज किया था इसके लिए कि सम ऑफ ऑल द पॉजिटिव टर्म्स। अब देखें फर्स्ट टर्म -15 है, d3 है, तो नेक्स्ट हो जाएगा -12, फिर हो जाएगा 9 -6 -3 0, और इसके बाद पहली टर्म आ जाएगी 3 एंड सो ऑन। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, सेवेंथ टर्म आपकी फर्स्ट टर्म है पॉजिटिव, और 7 से लेके आपको 25th टर्म तक का सम निकालना है। क्या ये ठीक है अप्रोच? अब देखें जीरो आपने यहाँ कैलकुलेट किया तो 6 नंबर पे आ गया 0, 6 टर्म 0 बन रही है आपकी, 6 टर्म इज 0। 7th टर्म आपकी पहली पॉजिटिव टर्म है, टोटल 25 टर्म्स है, तो हमें 7th टर्म से 25th टर्म तक का सम निकालना है। ये बात तो समझ आ गई हमें, बट व्हाट अगर ये 0, ये टोटल टर्म्स होती हैं 100, और ये 0 जो है वो 20th प्लेस पे होता, 30th प्लेस पे होता, तो क्या हम यूं काउंट करते हुए जाते? ऑब्वियसली उसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता, और टाइम ही हमारी बहुत एक इम्पॉर्टेंट, एक प्रेशियस जो है ना वो चीज है एग्जाम के अंदर, और हमने ऐसे किसी काम में टाइम को जाया नहीं करना। तो उसके लिए मैं आपको समझाता हूं कि आप यही फॉर्मूला लगाएं an वाला, इसमें an को आप 0 रख लें, यानी लास्ट टर्म को 0 रखकर फर्स्ट टर्म n हमने निकालना है, d3 है, तो ये वहां जाके 15 हो जाएगा, 3 डिवाइड हो जाएगा n-1, और n-1 आ जाएगा 15 5 6 टर्म, लेकिन 0 6 पे आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो n6 तो आपको पता चल जाएगा कि 6 टर्म पे 0 है, तो इसका मतलब पहली पॉजिटिव टर्म 7th टर्म बनेगी, और आपको d पता होगा 0 में ऐड कर दे। आप ये आर्गुमेंट कर सकते हैं कि सर अगर ये वैल्यू 15 ना होती 17 होती, फॉर एग्जाम्पल ये टर्म -17 होती, यानी हम यूं 0 लिखते हैं और यहां होती -17 प्लस n- और d3 होता, देन ऑब्वियसली ये डिवाइड होकर पॉइंट्स में आता, तो हम इसको क्या लेते? आइए देखते हैं इसके अंदर क्या करते हैं। इस केस में हम 17 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1, दिस वुड हैव गिवन मी 6.67, फॉर एग्जाम्पल बात कर रहा हूं।
तो मेरी 6.6 टर्म जो है वो होती 0। अब ये टर्म तो हो नहीं सकती ना, ये मेरी 0 टर्म होती। तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब है हम अगर ये वाली टर्म यानी इस सीक्वेंस में 0 आए, अगर ये -17 होता तो इसका मतलब होता 0 इस सीक्वेंस में आ ही ना रहा होता, क्योंकि 0 का जो n आ रहा है वो पॉइंट्स में आ रहा है और n पॉइंट्स में नहीं हो सकता। तब हम क्या करते हैं, तो हम मान लेते हैं कि 0, अगर एक हाइपोथेटिकली हम मान लें कि 0 यहां आ रहा है, तो 7th टर्म वुड हैव बीन द फर्स्ट पॉजिटिव टर्म, और वो हम 7th टर्म यहां से निकाल लेते हैं, a7 इज इक्वल टू a प्लस 6d करके। यहां तो चूंकि हमारा 0, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपका ये 0 बहुत दूर होता है या पॉजिटिव टर्म पहली 30th टर्म बन रही होती, तो हम यूं कैलकुलेट नहीं करते, बल्कि इस फॉर्मूले में रखकर यहां से हम n निकालते, तो हमें पता चल जाता कि 0 कहां पर आ रहा है। अगर 0 इंटीजर में आ रहा है तो यानी n इंटीजर आ रहा है 0 रखने से फाइनल टर्म, यानी इस फॉर्मूले में फाइनल टर्म 0 रखने से n इंटीजर आ रहा है अगर, तो इसका मतलब है 0 इज अ पार्ट ऑफ द सीक्वेंस। लेकिन 0 रखने से भले ही आप कोई भी टर्म सीक्वेंस और आप फाइनल टर्म 0 रख के n निकालें और n इंटीजर ना आए, तो इसका मतलब है 0 इज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट सीक्वेंस। लेकिन अगर होता तो इस टर्म पे होता, तो इसका मतलब अगर 0 यहां बन रहा है तो अगली टर्म जो है 6.67 के बाद इंटीजर वैल्यू 7th टर्म बनेगी, तो देन 7 वुड हैव बीन द फर्स्ट पॉजिटिव टर्म। यानी आप कोई पेपर में सीक्वेंस करें और उसमें 30.2 आ जाए 0 के लिए, तो इसका मतलब है 31st टर्म विल बी द फर्स्ट पॉजिटिव टर्म। और मान ले उसमें 100 टर्म्स हैं, तो आपने 31st से 100 तक का सम निकालना है, अगर आपसे वो कहे कि पॉजिटिव टर्म्स का सम निकालें। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। नेवर डू इट लाइक दिस। ये तो छोटी थी, मुझे नजर आ रहा था कि -15 फर्स्ट टर्म है और D3 आ गया, तो 0 करीब करीब ही कहीं होगा, या फर्स्ट पॉजिटिव टर्म हमारी फौरन आ जाएगी, इसलिए मैंने लिख के कर लिया। आई होप ये बात आपको याद रहेगी। इस पार्ट के लिए ये मैंने क्वेश्चन किया था, तो बस अब इसका हम आंसर निकाल लेते हैं। हमारे पास n6 आ चुका है, चूंकि क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमारा ये n आ चुका हुआ है, तो इसका मतलब हमारी फर्स्ट टर्म जो है वो 7th टर्म है, क्योंकि 0 पे 0 आ रहा था 6 टर्म पे। हमें 7 से 25 टर्म्स का सम निकालना है, और हमारी लास्ट टर्म जो है 57 है, और हमारी जो यानी हमें 3 हमारी फर्स्ट पॉजिटिव टर्म है और लास्ट टर्म 57 है, और ये टर्म्स कितनी बन रही है 25 से 7 तक। आप चाहें तो इसको भी निकाल सकते हैं। सेट 1 में एक तरीका हम पढ़ाते हैं कि जी 25 में से, यानी अगर 7 से 25 तक हमें टर्म्स लेनी हो और इसमें ये दोनों भी शामिल हो, तो 25 में से 7 माइनस किया 18, और उसमें आपने 25 में 7 माइनस किया 18 प्लस 1 कर दे, देयर विल बी 19 टर्म्स। लेकिन अगर आपको +1 क्यों कर रहे हैं, अभी हम इस आर्ग्यूमेंट में नहीं जा रहे। अगर आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है और आपको नहीं पता कितनी है, एक तो है कि आप उंगलियों पे गिन लें, दैट्स नॉट टेक्निकली साउंड, ये अच्छी बात नहीं है। तो आप क्या करेंगे, यही फॉर्मूला लगा लीजिए, 57 इज इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू D3 है, 57 माइनस 1 इज 54 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू n माइनस 1, 54 3 are 17, 3 1 are 3, 18 सर 18 इज इक्वल टू n माइनस 1, तो n आ गया 19 टर्म्स है फ्रॉम 7 to 2। देखा मैंने भी 19 निकाला। टेक्निक सिखा देता हूं, अगर आपको दो, फॉर एग्जाम्पल एक क्यू में आप खड़े हुए हैं 30th प्लेस पे और आपका दोस्त खड़ा हुआ है 19th प्लेस के ऊपर, तो बताएं आप दोनों समेत टोटल कितने लोग खड़े हुए हैं। तो आप 109 आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस कर दें, तो ये हो जाएगा 9 10 माइनस 3 7 79। ठीक है, तो 79 में 1 ऐड कर दें, तो इसका मतलब देयर आर 80 पीपल इन बिटवीन इंक्लूडिंग यू टू। लेकिन अगर आप ज्योमेट्रिक अरिथमेटिक सीक्वेंस कर रहे हैं तो ऐसे आप देखें टोटल टर्म 19 आ गई। नाउ यू हैव टू फाइंड द सम, तो सम 19 इज इक्वल टू 19 अपॉन 2, 2 इंटू ए। मेक श्योर कीजिए कि यहाँ आप a माइनस 15 नहीं ले रहे, हमें पॉजिटिव टर्म्स का सम लेना और पहली पॉजिटिव टर्म मेरी 3 है, तो 2 इंटू 3 प्लस n माइनस 1, n 19 है तो 18 इंटू d सेम रहेगा, क्योंकि d तो अरिथमेटिक सीक्वेंस सेम ही है ना हमारी, तो d सेम है,
तो यहां से अगर मैं सिंप्लीफाई कर लूं, अब ये डिवाइड नहीं हो रहा 19, नो नीड टू कन्वर्ट इट इनटू डेसिमल. 6 18 3 is 54, 54 and 6 is 60. अब देखें ये डिवाइड हो जाएगा 2 से, तो आप इसको 2 से डिवाइड करें, 2 30 एंड देन 0 आंसर में आ रहा है, एंड 19 3 is 57. आपका ये सम हो गया पॉजिटिव टर्म्स का 570. तो कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो चेक कर लीजिए. 19 upon 2, 2 3 is 6, 18 3 is 54. 18 3 is 54 है, बिल्कुल ठीक है, but I'm just confirming it. Plus 6 into 19 divided by 2 gives me 570. बिल्कुल सही है. और टर्म्स भी हमारी 19 ही बन रही थी. 54 divided by 3 plus 1 19. बिल्कुल ठीक है. 9 टर्म्स. और ये आपका सवाल यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो गया. इसका एक बी पार्ट भी है. आई सजेस्ट कि वो बी पार्ट आप खुद भी कर सकते हैं, और मैं करवा देता हूँ. चूंकि अब हमने क्वेश्चन शुरू कर लिया तो हम इस क्वेश्चन को करते हैं. लेट मी इरेज दिस और हम अगले बी पार्ट की तरफ चलते हैं. जी बेटा, इसका बी पार्ट आप देख लीजिए. इसके बी पार्ट में वो कह रहा है, कॉलेज एग्रीज अ स्पॉन्सरशिप डील इन विच ग्रांट्स विल बी रिसीव्ड ईच ईयर फॉर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट. The grant will be $4,000 in 2012 and will be increased by 5%. Increase कितना है? 5%. Calculate the value of grant in 2022. 2022 में grant कितनी होगी? और second part है 2012 से 2022 तक inclusive टोटल ग्रांट कितनी होगी? टोटल ग्रांट, दिस इज व्हाट यू आर लुकिंग फॉर. ठीक है, पढ़ लें आप सवाल. एक स्कॉलरशिप डील के तहत इतना पैसा दिया जाएगा 2012 में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के लिए, और ये हर साल 5% इंक्रीज होगा. बताइए ग्रांट 2020 में कितनी होगी, और 2012 से लेके 2022 तक कॉलेज को कितने पैसे मिले इसके अंदर ग्रांट की फॉर्म में. अच्छा जी, अब 2012 में आपकी ग्रांट 4,000 है और इंक्रीज 5% का हो रहा है, और 2022 के अंदर आपको ग्रांट बतानी है कितनी है. देखें, जैसे परसेंटेज का लफ्ज आया तो आपको फौरी तौर पे समझ आ गया कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में आर जो है वो परसेंटेज को आप पॉइंट्स में कन्वर्ट करते हैं, तो 0.05 हो गया. उसमें 1 ऐड करेंगे तो 1.05 आपका आर हो जाएगा. यानी सीक्वेंस कुछ इस तरह बन रही है. 4,000, फिर 4,000 1.05, फिर 4,000 1.05 स्क्वायर. ये देखिए, तो ये आपको भले आप बना लिया आपने, वरना ये आप दो टर्म्स भी लिखते तो चल जाता काम. आर आपको नजर आ रहा है 1.05 है. अच्छा, ये 2012 है और आपको 2022 में चाहिए. कुछ बच्चे गलती करते हैं कि 12 से 22 को 10 इयर्स मानते हैं. ऐसा नहीं है. 2012 के बाद अगर आप शुरू करें, यानी 13 से 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 10 इयर्स बन रहे हैं. और अगर 2012 भी शामिल कर लें तो दिस इज 11 इयर्स. ये पिछले किसी वीडियो में इस पे काफी डिटेल से बात हुई. तो अगर आप यहाँ पे आपको एक्चुअली पहले तो ज्योमेट्रिक का फॉर्मूला लिख लीजिए. ये फॉर्मूला आपको गिवन होता है. पेपर में फॉर्मूला लिखने के बजाय डायरेक्ट वैल्यूज डालिए, क्योंकि मान लीजिए आपने फॉर्मूला लिस्ट से आपको फॉर्मूला नजर आ रहा है, अब आप वैल्यूज डाल रहे हैं. ए है 4,000, आर क्या है 1.0. अब एन आप 10 नहीं रखेंगे बल्कि 11 रखेंगे, और वो बन जाएगी पावर 10. तो वो बन जाएगा आपके पास, अगर आप उसे सिंप्लीफाई कर लें तो ये आप निकाल लीजिए 1.05 पावर 10 into 4,000. This gives me 6515. ये आ गया 6515.57. इसको अगर मैं $6520 लिख दूं तो ये मेरी 11th टर्म बन गई. यानी 2022 में इतनी ग्रांट होनी चाहिए. अब वो कह रहा है कि आप 2012 से 22 तक सम निकाल लें. सम का फॉर्मूला भी मैं लिख देता हूं, आपको पता है. ये मान लीजिए आप फॉर्मूला लिस्ट देख रहे हैं,
You don't have to reproduce this formula in the answer sheet. Just write the values. A कितना है 4000, 1 minus R कितना है 1 point, अब ये n कितना लेंगे वही 11 upon 1 minus 1.05. You just have to simplify it. तो आप सम निकाल लें, ये आ जाएगा 11 years का सम. तो इसको कर लेते हैं अभी. This gives me 56827.148 and something. तो ये 56800, ये हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे इसको लिख दिया. यही आपका फाइनल आंसर है इसका. आई होप ये बात आपको अच्छी तरह समझ आ गई. हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. और जो हमारा पेपर्स के क्वेश्चंस भी खत्म हो रहे हैं, ये प्रॉब्ली लास्ट हमारा क्वेश्चन होगा इस टॉपिक का. May June 11 P11 क्वेश्चन नंबर 8. आप इसको पढ़ लीजिए. Our television quiz show takes place every day. On day 1, the prize money is $1,000. If this is not won, the prize money is increased for day 2. The prize money is increased in a similar way every day until it is won. I hope you understood the question. 1,000 prize money है और ये हर दिन इंक्रीज होती है, हर डे, यहाँ तक कि आप इसको जीत लें, कोई भी जीत ले इसको. The television company considered the following 2 models for increasing the prize money. इस तरह के सवाल भी आप कर चुके हैं. मॉडल 1 क्या है? मॉडल 1 इज के प्राइस मनी एपी होगी $1,000 इंक्रीज्ड ईच डे. यानी अगर पहले दिन $1,000 थी तो अगले दिन $2,000 हो गई, उससे अगले दिन $3,000, यहां तक कि जीत ली जाए. मॉडल 2 ऑब्वियसली ज्योमेट्रिक होगा. इंक्रीज बाय 10%, इंक्रीज बाय प्राइस मनी. देखिए प्राइस मनी मैं एक ही दफा लिख देता हूँ, ये डेटा मैं बना रहा हूं. प्राइस मनी इज इंक्रीज्ड बाय $1,000 increased each day and increased by 10% each day. परसेंटेज आते ही आपको पता है ज्योमेट्रिक का, आपको पता लग जाता है कि ज्योमेट्रिक की बात हो रही. मैं फिर एक्सप्लेन करता हूं कि $1,000 आपकी प्राइस मनी है डे 1 पे. डे 1 पे लिखा हुआ ये क्वेश्चन में $1,000 प्राइस मनी है और ये हर डे इंक्रीज होती है until it is won, यहां तक कि वो जीत ली जाए. अच्छा जी, फिर वो कह रहा है इस सवाल के अंदर आगे भी उसने कुछ कहा है. वो ये है कि on each day the prize money is not won, on each day that the prize money is not won, the television company makes a donation to charity. यानी अगर पहले दिन $1,000 है और वो जीती नहीं गई तो उसका 5% वो चैरिटी को दे देगा. ठीक है, ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्राइज ऑन दैट डे. यानी जो भी उस दिन का प्राइस मनी है उसका 5% चैरिटी को चला जाएगा. आफ्टर 40 days द प्राइस मनी हैज स्टिल नॉट बीन वन. 40 दिन गुजर गए और प्राइस मनी जीती नहीं गई, तो बताइए कि चैरिटी को टोटल अमाउंट कितना गया होगा अगर मॉडल 1 यूज किया जाए और मॉडल 2 यूज किया जाए. क्या करेंगे इसके लिए? सवाल को आप पूरा दोबारा पढ़ लीजिए. तो पहले तो मॉडल बनाते हैं ना. देखें कितने पार्ट्स हैं इसके. 2 पार्ट्स को क्या कहा है उसने, ए बी 1 2 कहा है. देखिए 1 पार्ट, पहली अमाउंट है $1,000, दूसरा है 2,000. जब $1,000 इंक्रीज हो रही है ईच डे प्राइस मनी, और 40 दिन तक नहीं जीता तो 40 टर्म्स है इसमें, और हर डे का 5% जो है वो दिया जा रहा है. तो देखें अब कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि क्या हम टोटल सम निकाल के उसका 5% करें या हर प्राइस मनी का 5% करें. अगर आप हर प्राइस मनी का 5% करते हैं, ये देखिए इस बात को अच्छी तरह समझ लें. इसी बात को समझाने के लिए क्वेश्चन चूज किया गया है. आप हर डे के प्राइस मनी का 5% निकाल रहे हैं, तो अगर आप 5% कॉमन ले लें इसमें से, एक्चुअली आप जो है वो सारा सम निकाल लें पहले, जितने भी दिन का जो 40 टर्म्स हैं, यानी 40 डेज का जो सम निकलेगा
उसका 5% एंड में ले लें तो वो चैरिटी का अमाउंट आ जाएगा. दे डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज्ड whether we should find the 5% of every day's prize money or should we find the 5% of the total amount that we have in the 40 days. तो वो बात है कि आप हर दिन का 5% निकालें या टोटल सम निकाल के उसका 5% निकाल लें, आंसर सेम आएगा. तो आइए इसका सम निकाल लेते हैं. 40 टर्म्स हैं. सम का फॉर्मूला आपको पता है. फॉर अर्थमेटिक इट इज n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू b. n है 40, 2a कितना है 1000, n कितना है 40, 31 हो गया यानी 40 माइनस 1. d कितना है $1000. ये देखिए पहले तो हम सम निकाल लेते हैं. 220 2000 प्लस 31 तो ये 41,000 हो गया. क्या ख्याल है 41,000 39 इंटू 41 और 41 को आप 2 से कर लें तो ये $82,000 आपकी बन रही है 40 टर्म्स की. ठीक है, क्योंकि 40 दिन तक इनाम जीता नहीं जा सका है तो टोटल टर्म्स 40 हैं. अब इसका आप 5% निकाल लें तो पार्ट 1, बल्कि हम यही निकालते हैं 5% ऑफ 82,000. तो दिस जीरोस गोज आउट तो 500 5 2 10 $141,000 जो है वो आपका 82,000 into 0.05. दिस गिव्स मी 4100. तो ये मेरी चैरिटी को हमने पैसे दे दिए. अगेन पार्ट 2 भी सिंपल है. पार्ट 2 के अंदर इंक्रीज बाय 10% है तो क्या हो जाएगा 4,000 कितना है पहला 1000. नेक्स्ट टर्म क्या बन जाएगी. You guys are at the end of the topic now. 1.1 plus थर्ड कितना हो जाएगा 1000, 1.1 स्क्वायर और ये सीक्वेंस बन रही है आपकी. देखें इसका सम निकाल लें. इसके सम का फॉर्मूला भी आपको पता है a1 minus r power n, because you guys have been doing so many questions of this topic, you must have memorized this. The sum of 40 terms is a1 minus r power 40 upon 1 minus this guy. तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लें. 1 minus 1 ये आपके पास आ गया. इसका आप 5% ले लें. 442,592.5 वॉट एवर इट इज. इसका अगर आप 25% ले लें तो जो आपके पास कैलकुलेटर में अमाउंट लिखा हुआ है वो मैंने डिलीट कर दिया था, तो दोबारा कर लेता हूँ. 1 minus 1.1 power 40 into 1000 divided by minus 0.1. This gives me 442,592.557. ये देखें आपको इतना. इसका बहरहाल ये आप डायरेक्ट इसका जो अमाउंट ये लिखा हुआ है कैलकुलेटर पे, इसका आप डायरेक्ट 0.5% यानी 5% ले लें तो वो आ रहा है आपके पास 22,129 पॉइंट समथिंग. 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे लिखें तो 22100. ये चैरिटी हो जाएगी. यही आपका जवाब होना चाहिए. कोई ऐसी प्रीमेच्योर आप जो है वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर ना लें. इसको आपने इसका 5% लिया तो ये समथिंग आ रहा है पॉइंट के साथ 62 समथिंग है 6277. लेकिन चूंकि हमें 3 सिग्निफिकेंट में लेना होता है तो हमें इस फिगर को देखना होता है. तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया और यहाँ पे ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ. आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट टॉपिक जो कि बायनॉमियल एक्सपेंशन है इंशाल्लाह. थैंक यू वेरी मच.